हो गया स्टार्ट। बेटा बातें मत करो। कल हमने जो पढ़ाया था वो रिवाइज करो एक बार जल्दी से, इसके बाद अगले बढ़ते हैं। कल आप लोगों ने टेस्ट चेक किया था? कल मैंने करवाया था आप लोगों को। अच्छा, कल कौन कौन नहीं जुड़ा था वहां पे? और बकायदा जुड़े थे? चलो ये बोलो मत, बोलो मत। तो कल मैंने आंसर की आपके पास आगे नहीं आई है? चलो आज मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों को आंसर की। और दूसरा क्या है, फिर कल मैंने सही से टेस्ट देखा था तो मुझे लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन थे। सही है, तो उसकी टेंशन ना लो, आप लोगों का काम है खाली पढ़ाई करना, ठीक है, फल की चिंता करना नहीं। तो आप लोग पढ़ाई करो मेहनत से। और बकाया मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों का डाउट हो रहा है कि सर सिलेबस डिलीट से तो नहीं आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर जो सिलेबस डिलीट हुआ है चैप्टर डिलीट में वहां से तो नहीं आ जाएगा, तो वहां से नहीं आएगा, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। और बकाया मैं तो ये कहता हूँ कि 90 में से आपको 80 प्लस सही करने हैं, बकाया 2-4 आ जाएंगे, छोड़ देना, ज्यादा यहाँ प्रेशर मत लो, ठीक है, दिमाग पे। अब इधर सुनो बात मैंने मेरी, बोलो मत बेटा। आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ 90 क्वेश्चन में से कितने करने हैं? 80 प्लस, मतलब 100 में से 90 करने हैं, और मेरे हिसाब से 90 में से 80 प्लस करने हैं। एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा तो हम इतना क्यों पढ़े कि पूरा पहाड़ लेके चले। आराम से पढ़ो, रिलैक्स होकर, इतना किताब है उतना ही पढ़ो, और 80 प्लस क्वेश्चन आराम से कर दोगे, ये कंफर्म पता है मुझे। अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे ऐसे ही पूरे साल तो, और मुझे लगता है कि काफी बच्चे यहाँ पे सही से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा, कल मैंने चेक करवाया था, उसमें कोई बच्चा ऐसा था जो 20 क्वेश्चन उन्होंने छुड़वा दिए थे, 90 में से ना 20 छुड़वा दिए थे। बच्चे कितने? 70 में से ऐसे कोई बच्चा है 50 प्लस सही है, 50 प्लस क्वेश्चन सही है किसी बच्चे के? आरती तुम्हारे कितने सही हैं? 20 प्लस। चलो जिसके भी जैसे हैं, फिलहाल में आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। तुम्हारा काम है मेहनत करना, ये काम नहीं है कि नंबर जितने भी आ रहे हैं, लेकिन मेहनत सच्चे दिल से करते रहो, आपका एक दिन बहुत अच्छा पेपर होगा। और आप लोग लेकिन डेली की डेली प्रोग्रेस करो, ऐसा नहीं कि ये वाला टेस्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम होगी, अगले वाले टेस्ट में और बेस्ट करना, ठीक है। और लगातार मेहनत करते रहो, अगर जो बच्चा मेहनत करने से रुक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो बकाया हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एक चैप्टर, इसका नाम था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने कल आपको ये बता दिया था, मैंने कहा था बेटा कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हर एनिमल्स के पास अलग अलग होते हैं। जैसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास, कुछ के पास तो ऑर्गन लेवल ही नहीं होता, प्लेटी हेलमिंथी से स्टार्ट होता है ऑर्गन लेवल, और इसके बाद हमने देखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था एस के हेलमिंथी से। किससे हुआ था? तो लगभग हर किसी एनिमल्स के पास अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन होता है। पहले मुझे ये बताओ, अगर कोई स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा, अगर कोई लंग्स के द्वारा करता है उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। और जो गिल्स के द्वारा करता है उसे ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। बताएं हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था आपको बेटा, मैंने कहा था हमारे पास 1 पेयर लंग्स होते हैं। कितने होते हैं? 1 पेयर, यानी कि 2 लंग्स होते हैं, जिसमें मैंने कहा था आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, इसके बाद इंटरनल नेजल चैम्बर होता है। नेजल चैम्बर के पास सेंसरी एपिथेलियम होती है, वहां से हम क्या करते हैं? सेंस को रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अगले जाओगे तो आपको पता है फायरिंग्स पड़ेगा। फायरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फूड एंड एयर का। इसके बाद मैंने कहा था फायरिंग्स के बाद आता है लायरिंग्स। लायरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? और वहीं पे ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा? और ग्लोटिस के ऊपर होता है ढक्कन, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने कहा था ट्रैकिया होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट, जिससे बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी, और लास्ट में आता है टर्मिनल। कौन सा आता है? और उसके बाद जो फाइनली ओपन होता है वो होता है एल्वेलाई। मैंने कहा था गुच्छा ऑफ एल्वेलाई क्या कहते हैं? लंग्स। यही तो होता है लंग्स।
भाई एल्वेलाई का गुच्छा है, उस पे क्या करो, एक प्लूरल मेम्ब्रेन लगा दो, अंदर भर दो प्लूरल फ्लूइड, बन गया क्या, लंग्स। लंग्स जो हमारे होते हैं वो कहाँ होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। कहाँ होते हैं बेटा, थोरेसिक कैविटी जो हमारी बनी होती है, मैंने कहा था अगले साइड से, वेंट्रल साइड से स्टर्नम होता है, डोर्सली साइड से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड से जो तुम्हारा होता है वो होता है रिब्स, और नीचे से होता है डायफ्राम। अच्छा एक बात और है, डायफ्राम का बेसिकली पहला काम तो ये होता है कि आपका थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मैंने कहा था जो तुम्हारा डायफ्राम होता है वो डोम शेप होता है, जब वो स्ट्रेट होता है तो इसका मतलब वो थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, अच्छा एक काम ये भी तो है, ये हमारा थोरेसिक चैम्बर और नीचे वाला ये वाला चैम्बर कौन सा है, एब्डोमिनल कैविटी। तो आप लोग बताओ क्या एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक चैम्बर को जो डिवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, डायफ्राम। कौन कर रहा है, बस यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद कल मैंने आपको लंग्स का स्ट्रक्चर भी दिखा दिया था और हमने देखा था, सारा देख लिया था, ठीक है। बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, क्या होता है, और हार्ट थोड़ा सा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। कहाँ होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ लिया था कल, इतना सबको क्लियर है, बताओ किसी कोई डाउट तो नहीं है अभी। अब मैंने आपको बता रहा था कि मैकेनिज्म क्या होती है इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सिंपल सा बेटा ऑक्सीजन को लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है CO2 को रिलीज करना। मैंने कहा था ये एक मैकेनिज्म फॉलो होती है, ये मत सोचना कि हम लोग सांस लेते हैं तो अपना मेहनत से ले रहे हैं और मेहनत से छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैंने कहा था बेटा आप लोगों को इसका हमारा जो रेस्पिरेशन होता है यानी ब्रीथिंग का जो सेंटर होता है वो हमारा कौन से रीजन में होता है, बेसिकली पॉन्स रीजन में। तो वहां से तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन का, लेकिन मैंने कहा था हम लोग जब थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करते हैं वो कैसी प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस, जहां पे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है बॉडी की या बाहर निकल रही है, ठीक है, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, और डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया था आपको, मैंने कहा गैस का गुब्बारा है, अगर उसको छोड़ोगे भरा हुआ तो बेटा हमेशा हवा बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, बाहर क्या है, लो प्रेशर है। यही हमें करना होता है, अगर हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमेशा एयर को अंदर लेते हैं, और अंदर लेंगे तो हमेशा हमें लंग्स का प्रेशर कम करना पड़ेगा, और किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सिंपल सा तरीका है, तुम किसी का वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा, कम। और जब अंदर, इसीलिए हम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमेशा थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, और इंक्रीज करने का मतलब है अंदर प्रेशर कम हो जाएगा बाहर के प्रेशर से। तो हाई प्रेशर बाहर और अंदर कैसा होगा, लो प्रेशर, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर अंदर चली जाएगी, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन का मतलब होता है सिंपल सा आपको पता है कि आपका अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू किससे, बाहर के प्रेशर से। तो आप लोग हमेशा थोरेसिक चैम्बर को क्या करते हो, डिक्रीज। क्या करते हो, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और हाई प्रेशर अंदर और बाहर कैसा होगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो मैंने कहा था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हमेशा क्या होता है कि हम लोग थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमारा अंदर का प्रेशर ज्यादा करना है या फिर कम करना है। कभी ये मत सोचना कि आप लोगों का एयर लेते हो तो आप लोग मेहनत करते हो। आप लोग खुद सोचो कि आप उल्टा कर सकते हो, आप लोग सांस भी ले लो और इसको कम कर दो, तो बच्चा कर सकता है यहाँ पे, नहीं कर सकते। आप लोग बिना इसे बढ़ाए चैम्बर को आप सांस तक अंदर नहीं ले सकते, समझ गए। इसके बाद मैंने कहा था ब्रीथिंग जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो होता है नॉर्मल ब्रीथिंग और एक होता है फोर्सफुल ब्रीथिंग। नॉर्मल का मतलब होता है जो अभी आप लोग सांस ले रहे हो, ये कौन सा ब्रीथिंग कर रहे हो, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है, मैंने कहा था इंस्पायरेशन जब हम लोग करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सपायरेशन करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि मैंने कहा था कोई चीज को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपने आप से रिलैक्स स्टेज में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं, फोर्सफुल का मतलब हुआ आप रेस लगा रहे हो, आप लोग कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आपने देखा है आपको कितना तेज चलता है बॉडी है, और आप लोग बहुत तेज सांस ले रहे होते हैं। उस टाइम पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों ही कैसी प्रोसेस होती हैं, एक्टिव। और हमारे एक्सपायरेशन में भी कुछ एक्स्ट्रा मसल्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जिससे उस टाइम भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एक्सपायरेशन में भी और किसी में बोल सकते हैं, इंस्पायरेशन में भी। तो पहले तो मैं आपको मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा होगा सब कुछ। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज। क्या पढ़ेंगे,
कि हमारा रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, ये सब हम लोग चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग किताब निकालो, अगले बढ़ते हैं। और बकाया आप लोग मेहनत करते रहो बेटा, अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं? एक इसका डायग्राम है, ब्रेन, ये सब हमने बेटा पढ़ लिया था। यहाँ पे मैंने कहा था ये 5 स्टेप होती हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। पहला हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर चौथा होता है फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और पांचवा क्या होता है, यूटिलाइज O2, यानी कि O2 क्या होता है, यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या होती है वैसे तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन यहाँ पे फिर भी देख ले रहे हैं, एक बार डायग्राम देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, मैंने आपसे ये कहा था, यहाँ 2 डायग्राम बने हुए हैं, एक है इंस्पायरेशन का और एक है एक्सपायरेशन का। तो बेटा इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, एयर को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। आप लोग बताओ, जब आप लोग इंस्पायरेशन करोगे तो मैंने कहा था अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, इसका मतलब थोरेसिक चैम्बर क्या करोगे, इंक्रीज। और जब थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ गए? तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे देखो डायफ्राम है, क्या है, डायफ्राम है। ये ऐसा शेप होता है इसका, कैसा होता है बेटा, ऐसे। ये क्या होगा, देखो नीचे की तरफ एरो बने हुए हैं, इसका मतलब ये है ये स्ट्रेट होगा, क्या होगा, ये स्ट्रेट होगा। और यहाँ पे जो स्टर्नम और रिब्स होगा वो इस साइड में जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और डिक्रीज हो जाएगा तो एयर कह रहा है एंटरिंग लंग्स, हवा कहाँ चली गई, लंग्स के अंदर। और जब बेटा क्या होता है, ये अपनी वापस पोजीशन में आते हैं, ये भी अपने वापस पोजीशन में आता है, और इसके बाद अंदर का चैम्बर क्या रहता है, कम, और कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई प्रेशर इधर होगा और लो प्रेशर कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर में। तो अपने आप से एयर कहाँ निकल जाएगी, बाहर। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो एक बार इस लाइनों को पढ़ें, क्या पढ़ लेते हैं। तो आप लोग किताब निकालो बेटा, और पेन लेके आया करो, आराम से बैठ जाया करो, सही है। और बकाया तो हम शाम को क्लास लिए हैं। आप लोग सब लोग आज क्या करोगे बताओ, कल से पेपर सॉल्व कर लिया, आज टॉपिक बताओ, क्या क्या पढ़ने जा रहे हो, कौन से चैप्टर के हैं, दूसरे चैप्टर के, दूसरे कौन सा दूसरा चैप्टर है, सही है, चलो। लेकिन मैं आज 30 मिनट के लिए आऊंगा खाली, शकल दिखा के चला जाऊंगा। ऐसा है, वो शकल दिखाने के लिए आऊंगा, वो जो होती है लिंक, वो व्हाट्सएप पे शेयर करनी होती है, करनी पड़ेगी। तो आप लोग, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोग पढ़ाई तो उस टाइम कर रहे होते हैं, ऐसा तो ना कि बेटा आप लोग कोई अलग काम कर रहे होते हैं। पढ़ाई कर रहे होते तो थोड़ा सा लिंक भी खोल लिया करो सब लोग, क्या दिक्कत है उसमें, हेलो हाय कर लिया करो। इसके बाद हेलो हाय नहीं बेटा, पढ़ाई भी करना है उसमें मेहनत से, ठीक है। और डाउट का मतलब ऐसे ही मैं पूछा करूंगा पर डे, ठीक है। अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं लिख दूंगा, अब लिखूंगा कुछ नहीं, लिंक ही नहीं आएगी, ठीक है। अगर आ गया तो लिंक आएगी। आप लोग एक बार 9 बजे देख लिया करो, सब लोग फोन उठा के, सही है, सभी लोग। अब मैं डेली नहीं बताऊंगा टाइम क्या है, 9 बजे देख लिया करो, और लिंक है तो ओपन कर ली, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसमें ऐसे भी नहीं लिखना कि सर क्लास कब है, वरना जो जिन लोगों को नहीं पता होगा कि आज क्लास सब नहीं ले रहे हैं तो उनको ही पता लग जाएगा, तो ग्रुप में सब लोग हैं ना, हैं? नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लिखा करो, ये देखो जैसे उसमें सभी लोग हैं, जैसे कोर्स कमांडर सर भी हैं और सब लोग भी हैं। अब आप बार बार उसमें मैसेज करोगे सर क्लास कब है, क्लास नहीं ले रहे हैं, ये वो, तो समझ जाएंगे सर आज क्लास नहीं ले रहे हैं। और वैसे में चुपके छुट्टी मार दूंगा तो पता नहीं लगेगा। इसीलिए तो लिंक आए तो बढ़िया है, लेकिन सभी लोग 9 बजे का अलार्म लगा लो, एक बार जरूर फोन देखना है खोल के, ठीक है, कि सर आए हुए हैं, देखने क्या करना है आप, तो ठीक है। चलो बेटा पढ़ाई करते हैं, पढ़े तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं ब्रीथिंग की। और आज जो अगर ये बच्चे ने कहा है 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसी का भी कोई डाउट हो किताब खोल के बैठना और डाउट सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, एक बात और है, आप लोगों को फायदा हो जाएगा अगर आप लोग पर डे ऐसे चैप्टर का बैकअप करवाओगे। जैसे आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सब बच्चे पढ़े ना 30 मिनट में पूरा रिवीजन करवा दूंगा बहुत अच्छे से आपका,
ऐसे ही किसी दिन एनिमल किंगडम, किसी दिन प्लांट किंगडम, पीछे के चैप्टर हम लोग पर किया करेंगे उसमें, ठीक है। सर पहले चैप्टर से स्टार्ट करिए ना सर। पहले से, लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आते नीट में। आप लोग ऐसे ही नॉर्मली पढ़े ना, लिविंग वर्ड है, कुछ नहीं उसमें है बहुत कुछ, लेकिन पढ़ने वो भी करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डेली क्लास होनी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का। लेकिन अगर मैं किसी कारण छुट्टी पे चला गया, छुट्टी का मतलब है कि कभी कभी होता है कि नहीं आ पाता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि कोई मैसेज मत करना, ठीक है, कि आज सर क्यों नहीं आ रहे हो। मेरे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, ग्रुप में मत किया करो। यहाँ पे कह रहा है बेटा ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज। में कितनी स्टेज होती हैं? 2। एक को क्या होता है बेटा, और एक क्या होता है? दोनों का मतलब आपको पता है? सही, आगे ले जाओ। तो कह रहा है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, हाँ लो, इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडिएंट। यहाँ पे कौन डिपेंडेंट करता है? प्रेशर। क्या करता है? यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का वो होना चाहिए कि हाई प्रेशर, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगले कह रहा है इंस्पायरेशन, बोलो मत बेटा, शांत बैठो। कह रहा है इंस्पायरेशन कैन अकर इन इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी। अच्छा बताओ, लंग्स के प्रेशर को बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यानी कि लंग्स वाले, जो अंदर लंग्स का प्रेशर होता है उस वाले को, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर इंस्पायरेशन होगा तो लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। तभी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ गए आप लोग? ठीक है। कह रहा है दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि सिंपल सी भाषा बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, जिससे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी ग्रेडियंट जो प्रेशर का है वो बन सके। अगले कह रहा है सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस विद द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप लोग एक्सपायरेशन करोगे तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा, कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, ये सब मैंने आपको रट गई है, रहने दो। अगले चलो, यहाँ पे अब कह रहा है बेटा द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिसमें होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स। जो रिब्स होती है हमारी रिब्स, उनके बीच में मसल होती है, जैसे बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, वो जब आप लोग बताओ थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करोगे तो मसल्स क्या होंगी? इन्वॉल्व होंगी, सही है, इन कांटेक्ट होंगी। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। इंस्पायरेशन, अब ये कह रहा है कि ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या होता है? थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करो या फिर क्या करो? डिक्रीज। इंक्रीज करोगे तब भी मसल इन्वॉल्व होंगी, और डिक्रीज करोगे तो होंगी, यानी रिलैक्स पोजीशन में जाएंगी। और ये यही तो प्रेशर बन रहा है हमारा। मैंने कहा था अगर आप लंग्स को, चैम्बर को, थोरेसिक चैम्बर को ना बढ़ाओ ना कम करो, तो क्या प्रेशर कम या ज्यादा होगा? नहीं होगा ना। आप लोग बढ़ाओगे तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और आप लोग वॉल्यूम कम करोगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगले कह रहा है बेटा द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब होता है जो आपका, यानी ये होता है डॉर्सो वेंट्रल, जिसमें तुम्हारा ये वाला एसएसए में, और ये होता है एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब एसएसए में। समझ गए हम लोग? भाई ये है रिब्स, इधर देखो, ये थोरेसिक चैम्बर है तो एसएसए में बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? एंटीरियो पोस्टीरियर। और एसएसए में बढ़ेगा तो क्या होगा? डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल में कौन इन्वॉल्व होगा? रिब्स। और तुम्हारा एंटीरियो पोस्टीरियर में कौन इन्वॉल्व होगा? डायफ्राम। सही है, तो सही है। ये सब आप लोग देखो। अगले जाओ, यहाँ पे कह रहे हैं स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। यानी कि जब हमारा इंक्रीज हो जाएगा थोरेसिक वॉल्यूम, बढ़ जाएगा तुम्हारा लंग्स वॉल्यूम, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? और किससे? बाहर के प्रेशर से। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके बाद कह रहा है which forces the air from outside to move into the lungs। और जो हमारी एयर होगी वो कहाँ जा जाएगी? लंग्स में। कहाँ से? बाहर से। अगले कह रहा है इसी को बोलते हैं क्या बेटा? इंस्पायरेशन। समझ गए आप लोग? सब लोग समझ गए? किसी को डाउट तो नहीं है? इंस्पायरेशन कब होता है? जब हम थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करते हैं, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज, और कम हो जाएगा किससे? बाहर के प्रेशर से। तो हाई प्रेशर बाहर, और अंदर कैसा होगा? कम प्रेशर, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सही है, एयर अपने आप से क्या हो जाएगी? अंदर। आपने चीज और देखी होगी आप। अच्छा, उस वाले केस में आपने सुना है कि जब किसी को क्या होता है, कोई डूब जाता है या कुछ करता है, सीना दबाते हैं ऐसे के, वो कौन सी कंडीशन होती है?
वो ऐसे करते नहीं, ऐसे दबाते हैं वो करते हैं, तो उसका मतलब वो सांस लेने लगता है बाद में। तो यही उसका मतलब यही तो होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रहा है तो वो सांस दे नहीं पाएगा कभी। और अगर आप किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सको किसको, थोरेसिक चैम्बर को, तो वो सांस अपने आप से लेने लगेगा। अगले देखो कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। इसके बाद सब चीजें रिलैक्स हो जाएंगी, अपनी कंडीशन में आ जाएंगी, और वही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, वॉल्यूम किसका, एक थोरेसिक चैम्बर का। इसके बाद लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा बाहर क्या होगा, कम, तो अंदर से बाहर एयर अपने आप पंप हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लो आराम से। और इसके बाद अगले देखो क्या है, हेल्थी ह्यूमन जो ब्रीथ करता है वो कितना टाइम करता है बेटा, 12 से 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, इसके बाद कह रहा था वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। क्या होता है बेटा, which help in clinical assessment of pulmonary function। आपको पता है जितनी भी क्लिनिकल कंडीशन होती है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं कि कैसे आप सांस ले रहे हो कैसे नहीं ले रहे हो। कोई बच्चा ये बताओ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझ के सभी लोग, क्या होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में आएगा, ध्यान रखना स्टेटमेंट में, कि कब थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कब क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कैसा हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन। जब कम हो रहा है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से भी बेटा एक क्वेश्चन आता है 100%, और वैसे जितने भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी किसकी, रेस्पिरेटरी। पहले बताओ मुझे वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा, सब बच्चे में बताना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तुम आगे बेंच पे बताओ वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ दो नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और एक लिखा हुआ है कैपेसिटी। चारों में से किसी को पता है, पांचों में से नहीं पता है, ऐसे बोलो नहीं पता है, कोई दिक्कत सुनना है नहीं, बंदूक लेके खड़ा हूँ। तुम चारों बताओ हैं, और वॉल्यूम का मतलब इसका आयतन मतलब कितनी हवा में आ सकती है, और कैपेसिटी, हाँ सही सही, इसमें से हाँ चलो ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है एवरेज, उसका कितना एयर उसमें हम आ सकती है, लेकिन कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना एयर आ सकती है। मैक्सिमम का मतलब होता है कितनी ज्यादा एयर आ सकती है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे पहले तो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटी के बारे में, कि लंग्स की क्या कैपेसिटी होती है और लंग्स का क्या वॉल्यूम होता है। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन 100% आती है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। हाँ कॉल आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग एक करके समझते हैं, समझे हम लोग। तो पहला जो है वो है टीबी। क्या है टीबी, कौन सा टीबी, टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, दूसरी बात सुनो, पेपर में बेटा टीबी लिख के भी आ सकता है, जरूरी नहीं को टाइडल वॉल्यूम लिख के दे। आप लोगों को ध्यान रखना है टीबी का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये वो वाली टीवी नहीं जो आप लोग देखे होगा, तो सही है, टीवी और डीवीडी वो नहीं है, ये टीवी ये वाली है टाइडल वॉल्यूम। एक होगा बेटा आईआरवी, क्या होगा, इसका मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है ईआरवी, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होगा आरवी, जिसका मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसके बाद एक होता है बेटा आई, अब तो कैपेसिटी है, तो आईसी का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ईसी का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एफआरसी का मतलब होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और बीसी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। और यहाँ पे बेटा टीएलसी का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आर भी लिखा है तो आप लोग समझ जाओ इसका मतलब क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब मैं इनके बारे में एक करके बता रहा हूँ आपसे, ठीक है, क्या क्या होता है बेटा। ये अभी मैं सुनूंगा, इस टॉपिक से ध्यान सुनना। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम का नॉर्मल मतलब जो होता है वो होता है, कोई हेल्थी ह्यूमन है वो नॉर्मली ब्रीथिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो नॉर्मली ब्रीथिंग में कितना एयर इंस्पायर कर रहा है और कितना, वो उसका क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। जिसका बेटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 500 ml। कितना होता है, और 500 ml का हिसाब से अगर हम देखें, हेल्थी मैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली कर सकता है 6000 to 8000 ml 1 मिनट में। तो ये कैसे निकाला, आप लोग 500 को 12
से 16 बार को मल्टीप्लाई कर दो। अरे कर दो 500 ml है और इसको कितने से कर दो, ये 12 से 16 में क्यों लिख रहा हूँ तो बताना बेटा। जैसे हम 1 मिनट में 12 से 16 बार लेते हैं, हाँ ठीक है। तो 12 पंजे कितने होते हैं 6000 और इधर 16 पंजे 80 यानी कि 8000। तो कितना आ गया 1 मिनट में 8000। इसका मतलब 6000 से 8000 ml एयर हम लेते हैं 1 मिनट में नॉर्मल ब्रीथिंग में। समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ। अगर जो भी आपको लिखना है वो साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, किताब पे जैसा भी लिखना चाहो। अगर ना लिखना चाहो, अगर आपको आता है तो रहने दो। इसके बाद क्या होता है IRV। क्या होता है बेटा IRV का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हम लोग कितना एयर अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है 2500 से 3000 ml। ये कह रहा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। यानी कि आप लोग अगर आ जाए कि इंस्पायर कितना एयर कर सकते हो तो कितना कर सकते हो 2500 से 3000। ये बेटा बिल्कुल रट लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। और वो ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कैपेसिटी, और वहां पे कुछ ना कुछ आपको दे देगा और आपको फॉर्मूले की तरह लगाना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बताऊं कैसे। तो आप लोग बताओ IRV आपका कितना है बेटा 2500 से 3000। ERV जो होता है वो होता है कितना एयर को हम एक्सपायर कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं बेटा 1000 से 1100। कितना कर सकते हैं 1000 से 1100। क्लियर है इतना। अगले देखो कह रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कह रहा है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने जो एक्सपायर एयर की है उसके बाद हमारे लंग्स में एयर बचती है। क्या होता है लंग्स में एयर बचती है, जो लंग्स में एयर बचती है वो कितनी होती है 1100 से 1200 ml। यानी कि यहाँ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी कि एक्सपायरेशन करने के बाद जो एयर बची वो कितनी बचेगी 1100। इसका मतलब लंग्स में हमारे 1100 से 1200 ml हमेशा एयर रहती है। अगले देखो, तो इतना समझ गए आप लोग। बताओ सब लोगों क्या हो गया। टीबी कितना था 500, IRV कितना था 2500 से 3000, ERV 1000 से 1100 और RV। अगर आपको इतना पता है तो आप लोग कैपेसिटी अपने आप निकाल लो। देखो कैसे। सबसे पहले आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या आता है आप लोग बताओ कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है एक तो तुम्हारा आ जाएगा IRV क्योंकि तुमने कितनी एयर को लिया है, और एक आ जाएगा नॉर्मल जो आप लोग लेते हो यानी कि टाइडल वॉल्यूम। तो आप लोग बताओ उसकी कैपेसिटी नहीं जाएगी क्या भाई, तो कैपेसिटी होती है भाई। आप लोग बताओ, आप लोग अगर किसी दिन आप लोग पर डे 4 घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो आपने एक दिन पढ़ लिया 10 घंटे, तो आपकी अगर कैपेसिटी निकाली जाएगी तो क्या वो 4 घंटे नहीं जोड़े जाएंगे ना, तभी तो आपका पूरा कैपेसिटी निकलेगा। मैक्सिमम आपने कितना पढ़ पाते हो, कितना पढ़ पाओगे, समझ गए। तो यहाँ पे बताओ आप लोग बेटा, इधर देखो आप लोग, यहाँ पे अगर बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की तो आप लोग टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो और जोड़ दो IRV। क्या जोड़ दो आप लोग बताओ टाइडल वॉल्यूम कितना है बेटा और IRV कितना है, फिर भूल गए 2500 से, और ये टोटल कितना आ जाएगा 3000 से 3500 ml। समझ गए आप लोग। ये आप लोग डायरेक्ट याद ना करो इतना तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा वो ऐसी क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे पूछेगा बताओ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी। सही है, ऑप्शन दे देगा 2500, 3000, 4000 से 5000, 2000 से 1000। सही है, ऐसे दे देगा। और आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, आपको पता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछिए तो हमें क्या क्या जोड़ना है IRV और TB। IRV कितना होता है 2500 से 3000 और TB कितना होता है 500। जोड़ के बेटा कितना आएगा 3000 से 3500। लिख लो सब लोग, ये लिख लो ऐसे जोड़ डाल के।
लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अगले हम लोग बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। किसकी बात करते हैं? देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होगा एक तो ईआरबी, जितना तुम बाहर निकालोगे यार, सही है, और दूसरा क्या लगाओगे? टीवी, क्योंकि टीवी का मतलब तो नॉर्मल होता है ना, इंस्पायर और एक्सपायर। तो यहाँ पे बेटा बताओ ईआरबी कितना होता है? 1000 से 1100, ये तो होता है। ध्यान रखना 1000 से 1100 दोनों प्लस करना है, ऐसे नहीं कि एक बार में एक ही जोड़ दिया खाली, पहले वाला है दूसरे वाला। और प्लस में बेटा क्या करना है? तो कितना हो जाएगा बताओ? 1500 से लिखो इसे। अरे तो 1000 कर लो, इतना रियल नहीं हो रहा है, इतना भी टेंशन क्यों लेते हो? तुम लोग नहीं लिख रहे हो? क्या लिखा हुआ? कहाँ है? बेटा लिख लो, लिख लिया? अभी मैं पूछूंगा सब लोगों से, कॉपी करवाऊंगा, ध्यान रखना। इसीलिए जिसका किया हुआ है वो करके देख लो एक बार, ऐसे लिख लिख के। अभी मैं लिखवाऊंगा सबसे अलग अलग, और जैसे लिख मिला तो बेटा उसे खड़ा कर दूंगा, वो नहीं पूछूंगा। ये हो गया 1500 से 1600 ml, सही है। अब आ जाओ किस पे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आप लोग बताओ बेटा, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? अब देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? आप लोग पहले बताओ, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? कि जो हम एयर को निकाल देते हैं उसके बाद जो रह जाती है, वही तो होता है, वो क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये पूछ रहा है कैपेसिटी, तो इसका मतलब जो हमने एयर निकाली वो पहले कहाँ थी? हमारे लंग्स में। तो आप क्या करो? ईआरबी जोड़ दो और क्या जोड़ दो? आरबी। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे ईआरबी कितना होता है बेटा? 1000 से 1100 और प्लस कर दो आरबी। आरबी का कितना होता है? 1100 से कितना आएगा? 1000 1100, यानी कि मैंने 11 लिख दिए खाली, मैं थोड़ा कमजोर है। कमजोर नहीं है बेटा, अच्छा खासा है। 1000 से 1100 का मतलब 2100 से 2300 आ जाएगा। पहले ये बताओ, ये वाली कैपेसिटी आप समझ गए? रेजिडुअल कैपेसिटी मैंने कैसे निकाली? देखो आप लोग ईआरबी जो करते हो वो पहले लंग्स में ही तो थी, और ये पूछ रहा है रेजिडुअल कैपेसिटी, तो आप लोग ईआरबी जोड़ दो और साथ में जो रह जाती है लंग्स में वो जोड़ दो। वो कितना है? आरबी, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ईआरबी होता है 1100 से 1200, वो 1000 से 1100, और आरबी कितना होता है? 1100 से, तो टोटल कितना आएगा बेटा? 2100 से 2300 ml। समझ गए आप लोग? ठीक, लिखो। लिख लिया? लिख लिया सबने? ठीक है। अब आ जाओ किस पे बेटा? इस पे, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है आईआरबी, ईआरबी और नॉर्मल ब्रीथिंग। कौन सा? टीवी, सही है। वो क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप लोग क्या करो बेटा? देखो यहाँ पे ईआरबी जोड़ो, तो ईआरबी बताओ कितना होता है? 1000 से 1100 प्लस, और आईआरबी कितना होता है? 2500 से 3000 प्लस, और नॉर्मल कितना होता है? 500। ये तो होता है। अब इनको करोगे तो देखो 1000 से 2500 कितने रहेंगे? 3500 प्लस 4000, 4000 से 1100 और 3000 कितने होते हैं बेटा? 4100 और 500 4600, सही है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? वाइटल कैपेसिटी, जिसमें हमने ईआरबी को जोड़ा है, आईआरबी को जोड़ा है, और क्या जोड़ा है? टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी।
लिख लिया, लिख लिया। आगे आ जाओ। अब आता है टीएलसी, इसका मतलब होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या जोड़ना है आपको, देखो पहला टीबी, दूसरा ईआरबी, तीसरा आईआरबी और चौथा आरबी, यानी कि टोटल लंग्स का इतना भी वॉल्यूम है सब जोड़ दो। तो यहाँ पे जोड़ने में देखोगे तो क्या क्या जोड़ेगा बेटा, देखो एक बार देखो, पहले क्या जोड़ो, टाइटल स्टार्टिंग चलो, ठीक है 500 है। दूसरा क्या जोड़ो बेटा, 1000 से 1100 प्लस करो 1100 से, अबे 700 तो मेरा इतना कंफर्म कर रहा हूँ, 1100 से 1200 और इसके बाद क्या जोड़ो बेटा 2500 से 3000। सही है, इन सबको जोड़ दो। अब देखो जोड़ने में कितनी मेहनत लगे। 500 से 1100, 1100 500 कितने होते हैं 1600, 1600 और 1200 कितने होते हैं 2800 और 2800 2500 कितने होते हैं 2800 2500 5200 कैसे जाएंगे 5300। सही जोड़ा है मैंने बिल्कुल सही है। 5300 से अब अगले आ जाओ 1000 और 1100 कितने होते हैं बताओ ना 2100, 2100 और अरे ये 500 में नहीं हो 1000 जो होगा तो 500 और 11 5 16 कितने होते हैं, अरे क्या है 500 थोड़ा सा ये रुको 500 और 1100 कितने होते हैं 1600, 1600 1200 कितने होते हैं, ये तो मैं पहले वाला जोड़ रहा हूँ। 2800 3000 कितने होते हैं, गलत है ये तो 5300 गलत है ना, हाँ सही है 5100 से 58। और बेटा ये लिख लो ऐसे, ठीक है ना। वैसे ऐसा नहीं कर दो, इतना मैथ नहीं आता है, लेकिन बात ये है वो से गड़बड़ कर रहा है ना हाँ। कि 1100 से 1200, 1300 से 1500 लिखो, लिख लिया, लिखो सब लोग। और एक बात जल्दी से याद करके और मैं जिससे कहूंगा वही ये बताएगा अभी, इसीलिए मैं टाइम भी दे रहा हूँ याद करने का। करो बैठ के यार बेटा, अभी पूछूंगा कैपेसिटी का क्या कौन क्या हमें जोड़ना है किसमें। यहाँ से बेटा 100% एक क्वेश्चन आएगा, दो आएंगे देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ पे याद कर लो, ठीक है। और आप लोग वॉल्यूम पता है तो कैपेसिटी अपने आप से आप लोग कर लो, करो यार। ये कह रहा है
याद हो गया? कर लिया याद? हो गया याद आपको? चलो बताओ, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है? हटा दूँ ये? चलो पहले बताएगा बेसिस स्मॉल, ये तू बता, तेरा बहुत प्रेशर रहता है। ये ऐसा करो, इसे आगे कर दो। अब बताओ, क्योंकि तुम लोग चीटिंग भी तो करते रहते हो, करो। ये देखो, चल बता बेसिस तू बता। ये बताओ बेटा, IRB कितना था? IRB हाँ 2500 क्या कंफर्म है? बिल्कुल। तू बता, सही कह रहा है? बीच नीचे क्यों देख कर आ रहा है? इधर देख मेरी तरफ। ठीक है, चलो तुम बताओ ERB कितना होता है? ठीक ठीक, तुम बताना बेटा। तुम बताओ RB कितना होता है? 1100 से? सही कह रही है? ठीक ठीक, चलो तुम बताओ RB का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ उसकी खाली। हाँ, रेडिकल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक 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 है। अब आप लोग बताओ, तुम बताओ, ये बताओ रेजिडुअल कैपेसिटी होता है, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं? हाँ, क्या चीज? कैपेसिटी में पूछ रहा हूँ, कैपेसिटी में। हाँ बोलो मत। हाँ हाँ भाई, हाँ ERB और RB, ठीक है ठीक है। इसके बाद बताओ, तुम बताओ, ये बताओ इंस्पायरेटरी रिजल्ट कैपेसिटी होती है, तो उसमें क्या क्या ऐड करते हैं? इंस्पायरेटरी रिजल्ट कैपेसिटी पूछ रहा हूँ, IRC में। IRB और TB, सही है? तुम बता रही हो ERB, वो तो ERC में करते हैं। सही है बेटा? तो मुझे सबको पता है? पता है? तुम बताना बेटा। ये बताओ TLC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, जो लास्ट में लिखा हुआ था TLC। बोलो मत, जिससे बोल रहा हूँ बताओ। हाँ हैं? TLC की फुल फॉर्म क्या थी? शांत रहो, उससे बोलो। हैं? किताब से जल्दी पढ़ो। तुम बताना पीछे। टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद तुम बताओ बेटा, जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसमें क्या क्या ऐड करते हैं? हाँ बोलो मत कभी। और भी करते हैं कुछ? और बस, चलो ठीक है, मैं कुछ और बताएगा। ये बताओ सब लोगों को इतना क्लियर होगा? बेटा यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे 100%, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ खाली आप लोग वॉल्यूम बताओ, कैपेसिटी आप लोग अपने आप निकाल लोगे। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ अंजलि, ये कह रही होगी मुझसे तो पूछना ही पूछना है। ये बताओ TLC में क्या क्या जोड़ते हैं? सब जोड़ देते हैं? एक तुमने रहने दिया, टाइटल वॉल्यूम जोड़ बता दिया था। सही है, सही है, चलो ठीक है। अब ये आरती बताएगी। ये बताओ ERC में क्या क्या ऐड करते हैं? हाँ ERB और TB। सही है, ERB और TB सबको पता है? टोटल सब लोगों को पता है? ठीक है, तुम बताओ रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200। और तुम्हारे बराबर में वो बताओ ERB कितना होता है? 1000 से 1100। सबको पता है? अब बताओ, सही है, पूछ नहीं रहा हूं मुझसे, लेकिन मुझे लग रहा है लगभग सबको पता होगा। और किसी को ना पता हो तो एक बार और देख लो बेटा यहाँ से, फिर आपको गलती कंफर्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ें। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था 2 जगह होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। कितनी जगह होता है बेटा? 2 जगह। और 2 जगह का मतलब है, एक तो होता है कहाँ पे? जहाँ एल्वलाई और ब्लड आता है, और दूसरी जगह होता है ब्लड टू टिश्यू।
यानी कि दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने पहले ही बनवा दिया था आपको, ये वाला। अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया तो इसका मतलब ठीक है, बस ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसे पहले एक बार समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, हार्ट है। क्या है? ये हार्ट है। और ये क्या है? एल्वेलाई। क्या है बेटा? एल्वेलाई यानी कि लंग्स है। तो इन्होंने एक एल्वेलाई दिखाया है और इन्होंने बताया कि होता कैसे क्या है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हार्ट का काम होता है पंप करना। क्या का काम होता है? तो हार्ट हमारा बीच में होता है, एयर को लेता है और क्या करता है, सेल वो लंग्स को लेता है, लंग्स से लेता है तो किसको लेता है, सेल को। क्योंकि आपको बताया हमारी बॉडी में लगातार हम लोग सांस भी ले रहे हैं और उधर से ब्लड आ भी रहा है हमारी सेल से, CO2 वाला। वो CO2 हमें बाहर निकालना होता है, ऑक्सीजन फिर लेते हैं और सेल को देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और आपको बताएं आपको क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है? अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। समझ गए आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सोचो कि आप लोग CO2 तो बाहर निकाल दो, बॉडी की निकालते रहो, सही? एक सोचना आप लोग, और आप लोग ऑक्सीजन ना लो तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं, तब भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप मरोगे तो नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप लोग की बॉडी में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सही है? एक टाइम पे आके यहाँ कहते हैं खत्म हो जाएगी तो फिर कुछ ना हो जाएगा। जैसे हम लोग पहाड़ों पे जब लोग जाते हैं तो वहां पे मैंने कई बार बता हूँ, पहाड़ से प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का। क्या हो जाता है? कम। और जब कम हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे जो ऑक्सीजन होगा वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, वो नहीं हो पाता सही से। तो आप लोग सोच देखना कि आप लोगों को बहुत जल्दी थकावट होगी। और जब आप ऊपर जाएंगे, अगर जैसे आप सपोज पहली बार गए हो पहाड़ों पे, तो आप देखना एक बार को आके आपका यहाँ पे ऐसा लगेगा कि कितनी तेज हमारा हार्ट बीट कर रहा है, और ऐसा लगेगा कि ये कैसे भी करके सही हो जाए, मतलब ऐसा कि हार्ट अटैक ना पड़ जाए, ऐसा तक लगने लगता है कभी कभी कुछ लोगों को जो पहली बार गए होते हैं। उसका रीजन ये है कि आपका जो सेल है उस तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है सफिशिएंट, और जब पहुंचेगा ही नहीं तो आपके अंदर एनर्जी कहां से आएगी, और आप लोग बहुत जल्दी थक जाओगे। और आपने देखा होगा आपके बराबर में होगा 20 किलो वजन लेके पीछे कट्टा, वो फटाफट जा रहा होगा। उसका रीजन ये है कि उसका डेली का काम है वहां पे, और डेली का काम है। डेली का काम का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, और आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, और अगर जरा सी भी ऑक्सीजन से पास पहुंचेगी तो पूरी सेल तक आराम से प्रॉपर पहुंचती रहेगी। इसीलिए उसके फूड का ऑक्सीडेशन लगातार होता रहेगा, उससे एनर्जी मिलती रहेगी, लेकिन आप लोगों को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। सही है? यही रीजन होता है। दूसरा, अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखें बहुत अच्छे से, तो मैंने बताया था ये क्या है बेटा, एल्वेलाई है। ये तुम्हारा क्या हो गया, हार्ट हो गया, और ये ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और ये नीचे क्या है, टिश्यू। क्या है? होता क्या है, मैंने आपको बताया था, ये तुम्हारा देखो हार्ट का क्या है, राइट एट्रियम, और ये क्या है, राइट वो लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना क्लियर है सब बच्चों को? इतना तो क्लियर है। अब होता क्या है, मैंने कहा था जो पार्शियल प्रेशर खाली जरूरत यही नहीं पड़ती कि हम एटमॉस्फेयर से लंग्स तक जाए हवा और लंग्स से बाहर हो जाए, वहां पे तो पड़ी रही है, लेकिन बेटा हमारी पूरी बॉडी में जहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वहां पे हमेशा क्या होता है, डिफ्यूजन। क्या होता है? और वहां पे हमेशा प्रेशर जो होना चाहिए वो हाई प्रेशर टू लो। अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नहीं रहेगा तो कभी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे भी तो बेटा सिंपली सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ था भाई, हमने ऑक्सीजन को लिया था और CO2 को, लेकिन जो अगर हम अंदर बॉडी के देखें तो एक तो यहाँ पे होता है, कहाँ होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहाँ किसके बीच हो रहा है, देखो यहाँ ऑक्सीजन दी जा रही है ब्लड को और CO2 यहाँ से ली जा रही है, और एक होता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहाँ पे होता है, यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे O2 दी जाएगी और CO2 ली जाएगी, तो दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा हमारी बॉडी के अंदर, और दोनों जगह प्रेशर जो होना चाहिए वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो होना चाहिए, हमेशा ये कंडीशंस होती हैं। तो आप लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखो आप देखो एक टेबल बनी हुई है यहाँ पीछे जिसमें सभी के प्रेशर लिखे हुए हैं पार्शियल, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना होगा, एयरलाई में ऑक्सीजन कितना होगा, एयरलाई में CO2 कितना होगा, डीऑक्सीजन बेड में O2 कितना होगा, ऑक्सीजन बेड में CO2 का मतलब O2 कितना होगा, डीऑक्सीजन बेड में CO2 कितना होगा, टिश्यू के पास ऑक्सीजन और CO2 का कितना होगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग टेबल याद करो, क्योंकि यहाँ से कभी भी टेबल से क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा क्वेश्चन ऐसा तो वहां पे साफ साफ टेबल आपको दे दी जाएगी, वहां बता दिया जाएगा कि आपको टिश्यू का पार्शियल प्रेशर इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, CO2 का। अब बताओ एयर किधर मूवमेंट करेगी, तो वहां पे आप लोगों को याद नहीं करना है, आप लोग खाली इतना ध्यान रखना है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जिधर भी होगा ऑक्सीजन या CO2 का मूवमेंट उधर ही होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखो आप लोग बेटा, हम लोग स्टार्टिंग चलते हैं, सबसे पहले किससे चलते हैं, और यहाँ से इंस्पायर एयर का मतलब है हमने ऑक्सीजन लिया, क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। अब यहाँ पे देखो आप लोग ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है सही से, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे है यहाँ पे तो है 95 यहाँ पे होगा, और 40 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कितना है बेटा? 45, और यहाँ पे कितना है? 40। ये हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर है, लेकिन वैसे अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ देखो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना है बेटा? 159, और एरोलाइन कितना होगा? 104। तो आप लोग बताओ यहाँ पे, अब ये सब उधर उधर हो गया है, सही है, सही हो गया, कभी वहीं पे ठीक है, बिल्कुल वहीं पे होगा। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे बताओ, आप लोग देख के बताओ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159। कितना है बेटा? तो आप लोग बताओ यहाँ 159 और यहाँ पे कितना है? देखो 104। तो हाई पार्शियल प्रेशर लो हो गया, हो गया। तो एयर अब बाहर से कहाँ आएगी? अंदर आ गई। इसके बाद आप लोग बताओ अगर O2 का एरोलाइन में कितना है बेटा? 104। कितना है? और आप लोग बताओ ऑक्सीजनेट बेड में ऑक्सीजन कितना है? कितना है? 95 होगा ना, और 95 है तो ये कितना हो गया? हाई पार्शियल प्रेशर टू हो गया। तो एयर कहाँ आ जाएगी? यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे आएगी। तो बताओ ये वाला ब्लड जो होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा होगा? और मैंने कहा था अगर ऑक्सीजन मिल गई तो ये कहाँ जाता है? पहले हार्ट में जाता है, और हार्ट के जाता है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है? और लेफ्ट एट्रियम के बाद जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा के थ्रू जाता है पूरी बॉडी के लिए। सही है? पूरी बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन वाला है तो पूरी हर एक टिश्यू तक जाएगा। और यहाँ पे जाएगा तो आप लोग बताओ बेटा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना है? 95 है। कितना है? 95। अच्छा यहाँ पे एक बात और बताऊंगा आपको मैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 95 है, यहाँ पे लिखा है CO2। क्या लिखा है? क्योंकि इसके अंदर टिश्यू के अंदर क्या होगा उस टाइम? CO2 तो होगा। तो यहाँ पे 95 किसका है? ऑक्सीजन का, और कम किसका है? CO2 का। तो 95 टू 40 यानी कि ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? टिश्यू में। कहाँ जाएगी? और टिश्यू में यहाँ पे बताओ कितना होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पे ये जोड़ता है, ऑक्सीजन का कितना है? 40। कितना है? और CO2 कितना है यहाँ पे? 45। रुक जाओ, देखो एक कंडीशन यहाँ पे और होती है, एक बात सुनो मेरी। पार्शियल प्रेशर जब हाई होता है किसी का, और जब हम देखो यहाँ एक बार बताओ, जब ऑक्सीजन लेके आया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के लाया, कौन? हीमोग्लोबिन, और उसको हमें क्या करना है? अब डिसोसिएशन करना है। क्या करना है? तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना CO2 का ज्यादा होना चाहिए और O2 का क्या होना चाहिए? कम। क्योंकि CO2 का ज्यादा होगा तो CO2 फिर किससे बाइंड होगा? हीमोग्लोबिन से। और ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। ये आपको अभी पता लगेगा जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे करके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है, कैसे CO2 बाइंड होता है किससे? हीमोग्लोबिन से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेटा आरबीसी का जो काम होता है वो यही होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2। ठीक है? तो यहाँ पे भी 45 और 40 है, और यहाँ पे आप लोग बताओ इस वाले में CO2 कितना है? यहाँ पे बताना। 45 ना, और इस कितना है? यहाँ 45 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है देखना CO2 का? एरोलाइन में 40 है ना, तो 45 टू 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई टू लो। सही है? तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप लोगों का जो एयर हमेशा जाती है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे होता क्या है बेटा? डिफ्यूजन। क्या होता है? समझ गए ये बात? ये बताओ सही बच्चे, डायग्राम समझ गए आप लोग? अब जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक बात ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा टेबल आपको दी जाएगी, और जब आपको टेबल दी जाएगी तो आप लोग को ऐसे बताना है कि कहाँ से क्लियर किधर जा रही है। ठीक है? तो इसकी लाइनें पढ़ती हैं हम लोग, पढ़े? ये क्लियर हुआ? चलो अब पढ़ो।
देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ, आप लोग बताओ प्राइमरी साइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन होता है, एल्वेलाई। मैंने कहा था एल्वेलाई वाली जगह पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरे कहाँ होता है, टिश्यू वाली जगह पे। इसके बाद कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और दूसरी जगह कहाँ होता है बेटा, ब्लड और टिश्यू। तो दो जगह क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगले कह रहा है O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपल सा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब ये कह रहा है मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर, किस पे डिपेंड करता है ये, प्रेशर ग्रेडियंट। और दूसरा कह रहा है सॉल्वेबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पे समझो क्या कह रहा है, आप लोग बताओ बेटा, अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखूं यहाँ पे क्या लिखूं, तो अगर इधर देखो, अगर आपसे पूछा जाए बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा, या मैं बोल सकता हूँ कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। पहला जो फैक्टर होता है वो तो होता है बेटा डायरेक्टली होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब दोनों के इधर और इस साइड दोनों की तरफ प्रेशर का कितना डिफरेंस है। ये बात आपको ऐसे समझ में आएगी। इधर देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, अब आप लोग यहाँ समझना कैसे, एक गुब्बारा है उसमें कम हवा आ रही है, वॉल्यूम सेम है दोनों का, ठीक है, एक में कम हवा है तो बताओ आप लोग बताओ, और एक में बहुत ज्यादा हवा आ रही है, सही है। प्रेशर दोनों गुब्बारों में से किस में ज्यादा होगा, एक तरफ जिसमें ज्यादा हवा आ रही है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसमें कम हवा आ रही है उसमें प्रेशर क्या होगा, कम। दोनों में, समझ गए आप लोग। अब आप लोग बताओ अगर मैं दोनों का जो गुब्बारे का माउथ है वो खोलूं तो हवा तेजी से किस में से निकलेगी, जिसमें ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे, कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना ज्यादा है एक तरफ, यानी कि जिसमें गुब्बारे में हवा ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, वहां की हवा बहुत तेज निकलेगी कंपेयर टू जिसमें हवा कम होगी, यानी कि प्रेशर क्या होगा, कम। तो इसका मतलब दोनों तरफ प्रेशर का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तेज। समझ गए आप लोग। दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा, दूसरा डायरेक्टली बना रहा हूं, डायरेक्टली का मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस। क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस। आप लोग खुद बताओ अगर सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस ज्यादा है तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज नहीं होगा, आप लोग बताओ, होगा ना। अब ये की सॉल्वेबिलिटी ही नहीं है गैसेस की, तो आप लोग खुद बताओ वहां प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जितनी जल्दी हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तेज। ये बात समझ गए। और तीसरा डिपेंड करता है बेटा थिकनेस, किस पे डिपेंड करता है, ये तो यूनिवर्सिटी होगा ना, क्योंकि थिकनेस जितनी ज्यादा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, और जितना थिकनेस कम उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। आप लोग कुछ समझदार हो। अगर मेम्ब्रेन जो होगा, जो मेम्ब्रेन हो रही है एल्वेलाई की और किसकी, ब्लड कैपिलरी की, अगर मोटी होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हल्के नहीं होगा, और अगर पतली होगी वो ज्यादा तो कैसा होगा, तेज। समझ गए। तो ये बेटा कैसा होता है, इनवर्सली कैसा होता है, क्या, थिकनेस, यानी कि इसका मतलब ये थिकनेस ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, और थिकनेस कम तो रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप लोग ऐसे करके तीन चीजें लिख लो, यहाँ ये पेपर में पूछ सकता है वो किसी टाइप से, ठीक है। ऐसे लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसके बाद लिखो डायरेक्टली होता है प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा होता है सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस, और इनवर्सली किसका होता है, थिकनेस के। अरे दिख नहीं रहा, सही से लिखूं क्या, लिख लोगे इतनी बात, लिख लो। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग उसे मत देखो वो कितना गंदा लिखा हुआ है। पहले लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, लिख लिया सब लोगों ने। इसके बाद लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये साइन बनाना कहीं पूरा लिखने लगो, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा नीचे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बनाओ और लिखो बेटा सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस, और तीसरा इनवर्सली में लिखो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अरे बच्चे कंफ्यूज है, इधर आ जाओ, इधर देखो, यहाँ लिख रहा हूँ।
प्रेशर हो गया और क्या था? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। और यूनिवर्सिटी क्या था बेटा? थिकनेस। स्क्वायर थिकनेस। ये तो होता है यूनिवर्सिटी का मतलब। देख लो सही है। थिकनेस किसकी? मेम्ब्रेन। इन बातों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। आज सुबह ठंड लग रही थी ना? बहुत तो नहीं लगी, बहुत लग रही थी। लिहाज किसने निकाले थे? लेकिन ठीक जाता है, ये बात सही है। ऐसा मौसम हो जाए तो मजा आ जाएगा बिल्कुल है। सुबह सुबह बिल्कुल एकदम उठा तो मजा आ गया बिल्कुल। थोड़ा ऐसे नहीं, एक वो वाला होता है मौसम की पसीना आ रहा है, लाइट चली गई है, उठो। एक होता है कि मौसम अच्छा हो। हैं? फिलहाल ठंड थी ना आज सुबह सुबह। कौन कितने का? ओ ये देखो ये कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा मत बोला करो, कम बोला करो। दूसरा क्या है आप लोग और जो ये तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम क्या है तुम्हारा? शायद बेटा कम बोला करो थोड़ा। क्लास का माहौल बना के रहो जो क्लास में लगे। हाँ तो दूसरा सुनो, दूसरा क्या है कि थोड़ा सा माहौल सही हो तो पढ़ाई करने का मन करता है। आप लोगों को देखा होगा अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो पढ़ाई आप थोड़ा सही करो, ठीक है, अच्छे से। और इसके लिए आपको लिए जो अगर वो सही होगा, जैसे आपको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी तो आपको पढ़ाई का फिर मजा अच्छा आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करो मेरे से। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये तो लिखा था, बताओ शांत रहो। यहाँ पे क्या लिखा था बताओ? यहाँ पे लिखा था कि ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, और तीसरा क्या हो गया? यानी कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस। ये फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अगले आप लोग बात करते हैं, देखो अगले कह रहा है, देखो प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये जानते हो आप लोग, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे ऐसे पी से करते हैं ऐसे। देखो अगर पीओटी लिखा है इसका मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ these two gases in the atmospheric air and the two side of diffusion are given in table। यहाँ पे टेबल बनी हुई पूरा देख सकते हो आप लोग। The data given table direct clearly indicate a concentration gradient for oxygen from blood to blood and blood to tissue। यहाँ पे आपका सबका प्रेशर दिया हुआ है, देखो एटमॉस्फेरिक एयर में किसका ऑक्सीजन कितना है? 159, एरोलाइन में कितना है? 104, ब्लड में कितना है? 40, ब्लड में ऑक्सीजन CO2 कितना है? 95, और यहाँ पे कितना है? 40। ये टेबल मैं कहूंगा याद मत करना, लेकिन अगर कोई बच्चा कर ले यार तो कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मुझे लग रहा है उसमें दिया होगा पार्शियल प्रेशर। सही है, अगर आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है। और वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग हर जगह हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर निकाल के ये अपने आप से बना दोगे, क्योंकि आप लोग स्टार्ट कहाँ से करो? 159 से। कहाँ से करो? 159 से, और लास्ट में जो आएगा फाइनली वो कितना आएगा? 0.3, क्योंकि हमें CO2 बाहर ही निकालनी होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन कितना आएगा? 159, और हमें बाहर निकालनी होती है, इसीलिए और CO2 का कितना होगा? 0.3, तभी तो होगा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो। समझ गए? तो आप लोग हर जगह ऐसे देख के बना लोगे, वैसे चाहो तो इसे थोड़ा याद कर लेना। आगे आ जाओ, ये वाला डायग्राम आप लोग समझ गए। आप लोग यहाँ पे आते हैं, बेटा ये वाला चैप्टर मुझे लग रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं और जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए अभी तो आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन आप लोग साथ में तैयार करते रहना, ठीक है, जो चीज बता रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है,
ये कहना चाह रहा है कि जो क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन गेन फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेओलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। और उल्टा करोगे तो क्या आएगा बेटा, एक प्रेजेंट ऑफ CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे CO2 आता है या देखो एल्वेओलाई टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू, ऐसे CO2 कैसे जाएगा, टिश्यू टू ब्लड और ब्लड टू एल्वेओलाई और एल्वेओलाई टू एटमॉस्फेयर। समझ गए? तो उधर से ऑक्सीजन आ रहा है, उधर से CO2 क्या हो रहा है, जा रहा है। अगले देखो कह रहा है एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम हायर देन दैट O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in a partial pressure is much higher compared to that of oxygen. अभी मैं समझा दूंगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। कितनी लेयर होती है, 3। ये देखो ये क्या है, एल्वेओलाई क्या है, और ये क्या है बेटा, ये ब्लड कैपिलरी। सही है। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी आई है बेटा, बातें बताओ कौन बोल रहा है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरी आई है और आप लोग बताओ यहाँ पे दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, से बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो पहली मेम्ब्रेन हो गई एल्वेओलाई की, दूसरी हो गई बेसमेंट और तीसरी कौन सी हो गई, ब्लड कैपिलरी की। तो ये तीनों मेम्ब्रेन से होकर क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि डिफ्यूजन होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंजमेंट। सही है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट सबस्टेंस, दोनों के बीच में है। और कह रहा है इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। ये बहुत कम होती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत मोटी हो जाएगी, 3 मिलीमीटर हो जाएगी, ये बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी आती है ना, क्योंकि ब्लड वेसल्स आती है। क्या आती है, कैपिलरी। अगले कह रहे हैं therefore all the factor in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli tissue and that of tissue from the tissue to alveoli। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखो एल्वेओलाई से ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू के लिए, टिश्यू से CO2 आएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगा, एल्वेओलाई में। हमेशा यहाँ पे डिफ्यूजन होगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा 2 जगह। पहली जगह हो गई एल्वेओलाई और दूसरी जगह कौन सी हो गई, टिश्यू। समझ गए? और दोनों जगह क्या काम करता है, डिफ्यूजन। इसका मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। कितना क्लियर हुआ इतना? चलो अगले जाओ। अब ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोग पीछे एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और पढ़ाई करते रहो बेटा बहुत मेहनत से। पानी देना है, पानी है। कर दिया रिवाइज? कर दिया बेटा रिवाइज? कोई डाउट किसी का? देखो जल्दी से। आप लोग पढ़ाई करते रहो बेटा अच्छे तरीके से, ज्यादा से ज्यादा।
अब तो सबके पास क्वेश्चन की बुक है, सबके पास, ऐसे कितने बच्चे के पास क्वेश्चन बुक नहीं है? अभी भी आप लोगों के पास नहीं है? बेटा खरीद दो एक किताब। पैसे दूं? मेरी सेटिंग होती है यही 4 महीने से। कहाँ से दूं? फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आएगी लेकिन 4 महीने से आई नहीं है अभी। ऐसा होता है ये लोग, ये जो इधर हटके बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, दिख तो नहीं रहा हूँ, पता नहीं कौन बोल रहा है, कर रहा हूँ स्टूडेंट बोल रहा है। ऐसे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा होता है जो बजट आता है, बजट तो सरकारी उसमें आता है, तो ये लोग ऐसा करते हैं कि हम लोगों का रोक के और पैसा और कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी आपको पता है इलेक्शन हुआ तो उसमें पैसा खर्च हुआ होगा इधर और बहुत ज्यादा इधर उधर होता है, तो हम लोगों का रोक लेते हैं। क्या करें बताओ, कहाँ जाए? हैं? बेटा यहाँ पे एक टीचर नहीं पढ़ाता है, यहाँ पता है कितने टीचर पढ़ाते हैं? कम से कम होंगे 12-13 टीचर। चलो नहीं बैठना, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। इधर आ जाओ, इधर आओ करो। हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले ये बताओ, अब बेटा बातें मत करो, इधर आ जाओ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का जो होता है वो कैसे होता है? आपको मैंने बताया था ब्लड के थ्रू। किस थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। और मैंने कहा था ऑक्सीजन और CO2 का दोनों का होता है, ठीक है। हम लोग पहले तो ये पता हो हमें कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑक्सीजन का किस किस के थ्रू होता है और CO2 का किस किस के थ्रू होता है। तो ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 2 तरीके से। किन तरीके से होता है? और जो CO2 का होता है वो होता है 3 तरीके से। किन तरीके से होता है? 3। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो बेटा इधर आओ पहले। देखो अगर हम ऑक्सीजन का लेंगे, किसके देखें? ऑक्सीजन का 2 टाइप से होता है। एक तो होता है बेटा आपका 97% ऑक्सीजन का होता है RBC के थ्रू। किसके थ्रू? RBC में भी किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में भी किसके थ्रू? आयरन कंटेनिंग पार्ट के थ्रू। किसके थ्रू? आयरन कंटेनिंग पार्ट के थ्रू। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है बेटा। हीम वाला जो पार्ट होता है वो होता है आयरन कंटेनिंग, और ये वाला क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है बेटा? आप लोग समझ लो मेरे सही से, फिर लिखते रहना। आयरन वाला जो पार्ट होता है वो करता है किसका? ऑक्सीजन का। और ये वाला प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो करता है CO2 का। ये बात समझे आप लोग? यहाँ पे तभी तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यहाँ बनता है बेटा CO2 को जब लेके आता है उधर से हीमोग्लोबिन, तो बोलते हैं कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। सही है। और 3% जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। और प्लाज्मा सब लोग जानते हैं क्या होता है बेटा? ब्लड का ही पार्ट होता है। प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में घुल के होता है। तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन का लगभग RBC के थ्रू ही होता है। सही है। 97% हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा किसके थ्रू हो रहा है? RBC के थ्रू। और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का हो रहा है। अगर हम CO2 की बात करें, किसकी बात करें? CO2 तो सबसे ज्यादा होता है किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट्स आयंस के थ्रू। किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट। और कितना होता है बेटा? लगभग 70%। अब आप लोग बोलो मत बेटा, समझ लो ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है HCO3 माइनस। क्या होता है? ये क्या है? बाइकार्बोनेट आयन। ये बेटा हमारे ब्लड में होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्लड में। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है हमारे RBC की मेम्ब्रेन पे, से बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। इसका वो CO2 को ले जाता है। इसके बाद 23% किसके द्वारा होता है? RBC। और RBC में किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन। समझ गए? और बेटा इसके बाद कितना बचा? 7%। और 7% होता है किसके थ्रू? ऐसे करके होता है ऑक्सीजन और CO2 का। लेकिन पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हो तो ब्लड के थ्रू हो रहा है। किस थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू। तो ऐसे करके होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। किसके थ्रू हो रहा है? 57% हो रहा है हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का, और 3% हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू।
CO2 का 3 तरीके से होता है। 70% हो रहा है बाई कार्बोनेट आयंस के द्वारा, 23% होता है RBC के थ्रू और 7% होता है प्लाज्मा के थ्रू। क्लियर? तो ऐसे करके हो रहा है हमारा ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करके होता है। लिख रहे हो आप लोग? नोट कर लो। पांच लोग एक गांव से आते हो क्या? सैनी हो पांच हैं? ये पांचों लोग एक ही साथ बैठे हैं आज तक। कहाँ पढ़ते तुम लोग? हैं? जेएमबी में पढ़ते हो तुम सब लोग? और यहाँ आते बच्चे जेएमबी क्यों लग रहा है? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कौन सा ईयर है? बीएससी फर्स्ट ईयर है? और फाइनल है? तो पीछे तुम्हारे सब फ्रेंड बैठे हैं। बेटा बोलो मत। देख वीडियो डिस्काउंट करता है, ड्रॉप करता है, करता है तो इसमें तो ड्रॉप ही आएगा। सुनो इसका आएगा बेटा बोलो मत। बोलो मत रख बैक के रेसिपी में क्या होता है? होता है वो पहला करता है ब्रैकियल का मतलब चलो ये आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया? चलो अगले आ जाओ। अरे देखो ये देखो, अगर हम अगली बात करें बेटा तो पढ़े ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ जो अभी मैंने लिखा था यहाँ तक देखो, कह रहा है ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। मैंने ही बताया था कि ऐसा कोई भी चीज हुआ जो हमारी सेल या हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू। दूसरा कह रहा है अबाउट 97% बेटा ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है? RBC। और कह रहा है रिमेनिंग 3% किसके द्वारा होता है? डिसॉल्व स्टेट में किसके थ्रू? प्लाज्मा। आप लोगों को पता है प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड क्या होता है? ब्लड में से क्या निकाल दो? ब्लड सेल, क्या बचेगा? प्लाज्मा। अगले कह रहा है नियरली 20 से 25% होता है CO2 का किसके द्वारा? RBC। 70% किसके द्वारा होता है? बाई कार्बोनेट आयन। और 7% होता है बेटा 7% किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के थ्रू। समझ गए हम लोग? ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो क्लियर हुआ।
अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले कुछ बातें सुनो। बेटा बोल कौन रहा है, बोलो मत, कर्मी मत किया करो। मैं पढ़ाया करूँ तो वहाँ पे बोला मत करो, वरना किसी ने भगा दूंगा यहाँ से। यहाँ पे देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको टाइम देता हूँ पूरा हंसने का, जब पढ़ाया करूँ तो मत बोला करो। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का इतना ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन उतना ही ज्यादा होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। आप लोग बताओ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होना। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। मैंने आपको यहाँ पे ऐसे करके लिखो, एक बॉक्स में बंद कर लो। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जितना बढ़ेगा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन उतना ही बढ़ेगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इतना कम होगा, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होगा? कम। सही है। लेकिन एक टाइम तक, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये देखते हैं अभी। सही है। पहले आप लोग ये लिख लो। लिख लिया। अब हम लोग ये वाला ग्राफ समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे, देखो ये ग्राफ बना हुआ ऐसा है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? तो यहाँ पे देखो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? जब बेटा सारा हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन से तो कांस्टेंट हो ही जाएगा। फिर आप लोग पार्शियल प्रेशर कितना भी ना बढ़ा होता है, ठीक है। अगले यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आता है 33। अगर आएगा लगभग में तो वो आएगा 20-30, यहाँ पे आएगा ना। अगर यहाँ से लेके जाएं तो यहाँ पे होता है 50% का, यानी कि थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं बना हुआ है, ये ऐसा होता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसा ही होता। मैं ऐसे बोलूंगा, आप लोग एक चीज ध्यान रखना। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है P50 वैल्यू। क्या आता है बेटा? P50 वैल्यू। ये क्या होती है समझ, ये इसी ग्राफ का टॉपिक है ये, ठीक है। आप लोगों को यही समझ में आ जाएगा। P50 वैल्यू का मतलब ये होता है, ध्यान सुनो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उतना जितने पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना हो जाए? 50%। कितना हो जाए? 50%। मतलब P50 वैल्यू का मतलब सिंपल सा होता है कि 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए हमें कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए? तो वो चाहिए होता है हमेशा 33। आप लोग साफ साफ लिख सकते हो बात कि 33 अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, कितना है बेटा? 33, तो उस पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जो होगा वो होगा 50%। कितना होगा? अब आप लोग जितना ये बढ़ाओगे, यहाँ पे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता था, लेकिन अब पता नहीं हटा दिया क्वेश्चन, कि अगर ये ग्राफ राइट शिफ्ट हो या फिर ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो तो क्या होगा? P50 इंक्रीज होगा या फिर P50? और मुझे लग रहा है MTG में अभी आपको अब भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे होंगे जहां तक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो होता क्या है समझो। पहले सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाओगे तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ेगा। मतलब आप लोग अब ऐसा नहीं कि पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का बढ़ता रहेगा, नहीं, क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन होगा वो सैचुरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, तो बचा ही नहीं हीमोग्लोबिन, तो फिर सैचुरेट बढ़ेगा कैसे? पहली बात। दूसरा मैंने बताया, एक बात और ध्यान रखना, 33 पार्शियल प्रेशर पे हमेशा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। ये बात क्लियर हुआ? अब आप लोग बताओ, अगर मैं ये ग्राफ इधर शिफ्ट कर दूं, ये कंडीशन ये है, सब रेड रेड हो रहा है, यहाँ 33 आएगा ना, और इस पे हो रहा है 50। इसका मतलब ऐसा ग्राफ होना चाहिए, यानी कि कंपेयर टू ऐसे होना चाहिए लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप लोग,
बेटा अगर ये तुम इधर करो या फिर क्या करो इस साइड करो, अगर ये ग्राफ मैं ऐसे बना दूं ऐसे, और अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो कैसे होगा बेटा ऐसे, ये तो होगा, तो कंडीशन हो सकती है या तो ये राइट शिफ्ट हो या फिर नॉर्मल। मैंने क्या बताया कि 33 पार्शियल प्रेशर पर कितने परसेंट होगा 50%। अब आप लोग बताओ अगर ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है तो आप लोग बताओ 50% सैचुरेशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, ज्यादा पार्शियल प्रेशर की, समझे आप लोग। और अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब 50% के लिए हमें बहुत कम पार्शियल प्रेशर पड़ रही है, ये तो है, ये तो है। तो इसका मतलब आप लोग बताओ P50 अगर इधर होगा राइट साइड में, इधर होगा राइट साइड में, तो आप लोग बताओ P50 डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, आप लोग बताओ। अगर राइट साइड में किया तो अब सोचो 50% करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, समझे बात को। और इधर अगर करना है तो हमें पार्शियल प्रेशर कम भी है, बस इतना बताना होता है तुम्हें कि P50 इंक्रीज होगा या अगर ग्राफ राइट शिफ्ट हो या फिर लेफ्ट शिफ्ट हो, बस ये ध्यान रखना। खाली P50 का मतलब होता है 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, 33 पार्शियल प्रेशर की। वो आप लोग चाहे लिख लो, वहीं पे लिख लिया, लिख लिया 33 पे कितना होगा 50%। इसके बाद हम जितना बढ़ाते रहोगे और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन उतना ही। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे कंडीशन दो होंगी, एक तो होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की और दूसरी होगी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होने की, क्योंकि एक जगह तो ऑक्सीजन जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, कहाँ पे एरोलाई वाली साइड पे, और टिश्यू वाली साइड पे क्या होगा, टूटेगा वो, क्योंकि हमें O2 देना है किसके लिए, टिश्यू के लिए, समझ गए आप लोग। तो क्या कंडीशन होती है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो कल ही पढ़ाऊंगा मैं इसको, अब कल ही चलो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट अगले वाले, तो आप लोग कंटिन्यू तरीके से आओ, ठीक है। चलो इसके बाद कल पढ़ते हैं।
गुड आफ्टरनून।